हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथडोज में। मैं सिद्धार्थ हूँ। आज की वीडियो में देखेंगे बचे हुए बहुविकल्पी जो क्वेश्चन हम कल की वीडियो में देखे थे। कल की वीडियो में 25 क्वेश्चन देखे थे। आज उसके आगे से देखेंगे जो पेपर में आने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव, उनको जो है हम आज कल की वीडियो में कुछ 25 सवाल देखे थे और 25 सवाल आज वाली वीडियो में देखेंगे। 50 सवालों के माध्यम से पेपर में जो 20 क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं 20 क्वेश्चन जो है इन्हीं दो वीडियो के माध्यम से हम निकालेंगे। पहला जो सवाल आज का है वो क्या है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई डॉट डॉट होगी। मतलब इसमें हमको पता करना है कि कितनी होगी। तो देखिए इसमें क्या है, इसका हम चित्र बना लेते हैं। फिर इसमें कहता है क्या है, इसकी जो है 40 मीटर दूरी दी है और इसमें थीटा जो दिया है वो कितना दिया है, 45 अंश दिया है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, टेन थीटा से लगाएंगे। तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, टेन थीटा बराबर, अब देखिए टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार लिख लेंगे। अब देखिए त्रिभुज बना करके जब इसमें हम इसको देखेंगे तो टेन थीटा है। थीटा की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 45 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45, और टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे बराबर लंब इसमें कितना दिया है, h बटे a का मान कितना दिया है, 40। तो क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। अब देखिए सारे मान मीटर में दिए हैं, तो इसका मान जो होगा वो कितना h का निकल के आए, 40 मीटर निकल के आए। तो इसमें देखते हैं 40 कहीं पर है, 40 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही वाला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है यदि मीनार की ऊंचाई एवं कहता है कि ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई जो है वो क्या समान है। इसका मतलब मान लेते हैं एक होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, टेन थीटा से लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर जो है, तो टेन बराबर जब इसको ऊंचाई और लंबाई जो है समान दी है, तो इसमें क्या करेंगे, टेन थीटा को इससे भी लगा लेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समान सब कह रहा है, तो इसका मतलब जो है थीटा का मान निकालना है। इसमें कहता है क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना। उन्नयन कोण मतलब थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। अब समान कहता है तो हम मान लेते हैं 1 होगा। तो क्या करेंगे, थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा का मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। और टेन थीटा जो है वो 1 कहाँ पर होता है, 1 45 पर होता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो हमारा 45 डिग्री वाला सही होगा। अब देखते हैं कि कहाँ पर है, ये देखते हैं। इसमें डी नंबर पर जो है 45 डिग्री का है, ऑप्शन हमको मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कहता है वो कहता है किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो। अब देखिए इसमें कहता है कि ये कंडीशन दी है और सूर्य का उन्नयन कोण जो कहता है वो क्या 45 डिग्री है, ये हमको सिद्ध करना है। अगर 45 हमारा मान निकल के आता है तो उसमें सत्य होगा या असत्य होगा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प में से हमको चुनना है कि इसका जो मान है वो क्या 45 डिग्री है या नहीं, ये हमको देखना है। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। इसमें क्या कहता है, किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी। तो मतलब ये कोई ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, h है। ये क्या है, ऊंचाई। अब इसकी जो छाया ये पड़ रही है जमीन में, ऊंचाई जो है, अब इसकी जो छाया पड़ रही है वो क्या है, ऊंचाई से √3 गुनी है। यहाँ पर क्या कहता है कि छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। मतलब इसकी ऊंचाई जो है, इसकी छाया जो है वो क्या है, √3 गुनी है। तो देखिए अब हमको क्या करेंगे, इसमें भी हम टेन थीटा बराबर लगा लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें देखिए लंब कितना दिया है, h दिया है, और इसमें थीटा जो दिया है वो क्या दिया है, h/√3। h कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आया, 1/√3। और 1/√, जो है वो थीटा बराबर क्या निकल गया, 1/√3 निकल गया। और 1/√, जो √3 का मान जो होता है वो 10 कहाँ पर होता है, वो 10 30 पर होता है। तो देखते हैं। और इसमें कहता है क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 है और हमारा निकल के कितना आया है,
30 डिग्री निकल के आया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि जो कह रहा है वो हमारा नहीं आंसर सॉल्व करने पर निकल रहा है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी वाला जो है सही होगा, क्योंकि इसमें असत्य लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। अब इसमें कहता है ऊंचाई याद करना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हमको ऊंचाई निकालना है। तो देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, टेन थीटा से निकालेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे आधार होता है। तो इससे जब निकालेंगे तो इसका मान जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के जो आएगा वो क्या होगा, 15√3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच कोण जो होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है। क्योंकि इसमें कहता है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब कोई एक वृत्त है और इस पर कहता है कि स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो उनकी संगत त्रिज्याओं के बीच कौन सा कोण बनेगा। मतलब इस पर कोई अगर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो इनका कौन सा कोण होगा, समकोण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो ये हमारा क्या है, ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कहता है किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी। ये और इसका ऑप्शन जो दिया है वो क्या है, सत्य, असत्य, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा। क्योंकि इसमें कहता है कि किसी वृत्त पर कोई एक वृत्त है, तो कहता है वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, मतलब किसी भी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है तो उसकी संख्या जो क्या है वो 1 होगी। सत्य, क्योंकि जो है वृत्त, कोई भी वृत्त हो उस पर एक जो है स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, ए सत्य होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई भी हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, क्योंकि इसमें क्या कहता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहता है। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो होता है θ/360 πr²। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी रेखाखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए थीटा भी दिया है और पाई का मान नहीं दिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो हमको पता है। पाई बराबर कितना होता है, 22/7 होता है, या इसी को हल करते हैं तो कितना आता है, 3.14 आता है। तो ये क्या करेंगे, जब इस सूत्र से हम इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शन जो इसका आंसर आएगा वो कितना इसका जो ऑप्शन होगा वो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि मी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर उसकी की परिधों के योग के बराबर होती हैं। इसका मतलब कहता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब कोई 2 वृत्त दिए हैं, तो एक की त्रिज्या जो दी है वो 19 सेंटीमीटर दी है और एक की त्रिज्या जो दी है वो कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर दी है। फिर कहता है उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 28। मतलब किस 2 वृत्त हैं जो उनकी त्रिज्याओं से जो दूसरा वृत्त बनेगा उसकी जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर दी है। तो कहता है जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर होती है। तो परिधि जब वृत्त की जब हम परिधि निकालते हैं तो वृत्त का जो परिधि निकालते हैं तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है πr, 2πr होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। तो जब वृत्त की परिधि निकालेंगे तो इसका आपका मान निकल के आएगा, तो हमारा क्या होगा, 28 ही आएगा। तो इसके लिए जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो है वो ए सही होगा, सत्य होगा।
सवाल जो हमारा दिया है वो कहता है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिणाम का 2 गुना है तब वृत्त की परिधि है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 2 पाई और दूसरा ऑप्शन दिया है 4 पाई, तीसरा ऑप्शन दिया है 8 पाई और चौथा ऑप्शन दिया है 10 पाई। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें कहता है कि उसके परिणाम का 2 गुना, जो इसका परिणाम, जो वृत्त का परिमाप होता है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है। तब कहता है इसका 2 गुना, तो जब इसका 2 गुना करेंगे तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो हमारा होगा सी नंबर सही होगा। जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जो वो होगा 8 पाई, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा ऑप्शन जो मिल रहा है वो ऑप्शन सी पर मिल रहा है। वो कहता है कि एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्याएं बराबर है तो उनके आयतन का अनुपात जो होगा वो हमको याद करना है। तो देखिए इसमें कहता है बेलन का आयतन। अब देखिए आयतन कहता है तो इसमें जो है बेलन और शंकु कहता है, तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का अनुपात हमको निकालना है। तो बेलन का जो अनुपात होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो शंकु का आयतन होता है तो इसी को क्या करते हैं हम 1/3 से गुणा कर देते हैं। मतलब इसका जो शंकु का आयतन वो होगा वो क्या होगा 1/3 आर स्क्वायर एच होगा। अब देखिए इसका अनुपात कहता है किसका, बेलन तथा शंकु। इसका मतलब बेलन का आयतन ऊपर रखेंगे और शंकु का आयतन नीचे रखेंगे। तो इसको हम सही करके लिख लेते हैं। इसका जो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच और अपान में क्या लिखेंगे शंकु का। तो शंकु का जो होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 नीचे बचेगा। तीसरी संख्या 1 2 3, जो 3 आता है क्या है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कहाँ जाती है ऊपर जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब ये हमारा 3/1 होगा। इसको जो अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा 3:1। तो ये देखिए ऑप्शन कहीं पर हमको मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी पर जो है 3:1 मिल रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा 2r है। बेलन तथा गोले के आयतन का जो है अनुपात याद कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कहता है बेलन तथा गोले, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए गोले का आयतन जो होता है, तो गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है पाई आर क्यूब होता है। तो क्या करेंगे जब दोनों अनुपात हमको पता है, आयतन दोनों के पता है, तो इनका जो अनुपात निकालेंगे तो अनुपात जो हमारा होगा वो 3 होगा, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया कहता है एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है उसमें से एक अधिक आयतन का लंबवर्तीय शंकु काटा गया है जिसका आयतन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कहता है जिसकी भुजा, यहाँ पर जो भुजा है तो यहाँ पर जो भुजा होगी वो हमारा क्या होगा व्यास का काम करेगी। तो व्यास, तो यहाँ से हम भुजा से हम क्या करेंगे त्रिज्या निकालेंगे। तो जो भुजा होती है यहाँ पर जो भुजा है ये हमारा क्या होगा व्यास का काम करेगी। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे। तो जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, तो यहाँ से जब इसका त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या इसकी व्यास की क्या होती है आधी होती है। तो यहाँ पर r का मान हमारा कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। फिर इसमें कहता है इसमें से एक अधिक आयतन का लंबवर्ती शंकु काटा गया है। तो इसमें हम आयतन जो इसमें क्या कहता है आयतन, तो आयतन हम किसका निकालेंगे जो लंबवर्तीय शंकु का आयतन काटा गया था, शंकु काटा गया था तो हम शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंख का जो आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है r हमको पता है कितना है, r जो हम यहाँ से निकालेंगे तो r हमारा कितना निकल के आएगा 5। जब इसको हम यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा होगा 261.9 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन जो होता है वो क्या होता है हमेशा क्यूब में होता है। तो इसका जो मात्रक होगा, इसकी जो यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब में होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि 1 से लेकर के 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा, और ऑप्शन इसमें दिया है सत्य असत्य सकते हैं इसमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये है 1 से लेकर के 9 तक की समांतर माध्य, 1 से लेकर के 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। इसमें क्या होगा 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य जो निकालते हैं वो क्या होता है, जैसे 1 से लेकर के
9 तक की जो भी संख्याएं होंगी उनको हम क्या करेंगे, इनको हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो देखिए यहाँ पर क्या 1 से लेकर के 9 तक की संख्या क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 इस प्रकार से 9 तक लिख लेंगे। फिर कितनी संख्याएं हैं तो उनको लिखेंगे 9, क्योंकि जो समांतरवादी का सूत्र होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो देखिए 1 से 9 तक की जो संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 45 होता है बटे 9। जब 9 को 45 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 45 से भाग करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 5। और इसमें कहता है कि इसका समांतर माध्य 8 है, तो हमारा जो समांतर माध्य निकाला है वो कितना आया है, 5 आया है। तो जो हमारा दिया है इसका मतलब इस 1 से लेकर के 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो समांतर माध्य होता है वो कितना दिया है, 5 होता है, और इसमें दिया कितना है, 8। तो इसका मतलब क्या होगा, ये असत्य होगा, बी नंबर हमारा सही होगा। अगला सवाल हमारा कहता है यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 तथा 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान 22 होगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है, तो इसमें क्या करेंगे, जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो क्या करेंगे, ये जितनी हमारी संख्या दी है, संख्या हमारी कितनी दी है, ये हमारी संख्याएं दी हैं, तो इनको जोड़ लेंगे। और इसमें समांतर माध्य कहता है तो समांतर माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। तो इसका जो मान निकालेंगे तो R का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 22। अगर 22 आता है तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, सत्य होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R का मान जो कितना आता है वो 22 आता है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा। अगला सवाल हमारा कहता है कि यदि x, x + 2, x + 3, x + 6 तथा x + 8 का समांतर माध्य जो है वो 11 है तो x का मान होगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसका समांतर माध्य कितना है, तो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में बराबर में क्या लिखेंगे, हम 11 लिखेंगे। और ये संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या करेंगे, इन संख्याओं के नीचे हम 5 लिख लेंगे, क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे और नीचे क्या होता है, संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग, और इनके नीचे जो लिखेंगे वो क्या होगा, कुल संख्या होता है, तो इसके नीचे 5 लिखेंगे। जो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान जो आएगा वो हमारा होगा 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, बी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 9वीं तथा 9वीं संख्या अपठनीय है, मतलब जो 9वीं संख्या है वो पढ़ी नहीं जा सकती है। इसमें कहता है यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य, सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य जो है वो कितना है, 13, तो अपठनीय संख्या होगी। इसका मतलब जो 9वीं संख्या है वो 9वीं संख्या पढ़ी नहीं जा सकती, वो क्या है, अपठनीय है, तो वो हमको याद करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो देखिए यहाँ पर क्या है, 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12, तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है। फिर कहता है यदि 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो 13 9 कितना होता है, 117 होता है। तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। जब दोनों को 117 में से 96 घटाएंगे तो हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी नंबर हमारा सही होगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए। बहुलक का मतलब ये होता है जो संख्या बहुत बार आई हो। तो इसमें देखिए अब संख्या हमारी दी है 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 35, 28, 19। तो इस प्रकार का जब संख्या हमको दी होती तो इनको क्या कहते हैं, आरोही क्रम में सबसे पहले लिख ले। आरोही क्रम का मतलब ये होता है छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ऐसे लिखने पर हमारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। फिर इसमें कहता है हमको याद क्या करना है, बहुलक। तो इसमें हम देखेंगे ऐसी एक संख्या होगी जो बहुत बार आई होगी। तो देखिए इसमें क्या है, 38 जो है 1, 2, 3, 4, 38 जो है वो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। और इससे ज़्यादा संख्या जो है कोई नहीं आई है। तो क्या करेंगे, जो इसका समांतर माध्य होगा वो हमारा क्या होगा, जो इसका बहुलक होगा वो हमारा क्या होगा, 38। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी सत्य होगा। सवाल हमारा जो कहता है वो कहता है कि संख्याओं 12, 20, 21, 29, 21, 29, 12, 29, 24 तथा 29 का बहुलक है। अब देखिए हमारा जो संख्या दी है तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लें। आरोही का मतलब होता है कि छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। अवरोही का मतलब होता है बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। लेकिन जब हमको बहुलक निकालना होगा तो क्या हम करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे क्योंकि छोटी संख्या। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार लिखने के बाद में
देखेंगे यहाँ पर जो है एक संख्या ऐसी होगी जो बहुत बार आई होगी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, बहुलक होगा। तो देखिए इसमें संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा बार कौन आई है, 12 देखिए 1 2 ही बार आया है। 20 देखिए कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। तो यहाँ पर देखिए 20 कितनी बार दिया है, एक ही बार दिया है। 21 जो है कितनी बार दिया है, 1 2 बार दिया है। अब देखिए 29 जो है, देखिए 24 एक बार दिया, 29 1 2 3 4, इसका मतलब जो 29 है वो 4 बार आया है, सबसे अधिक बार आया है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ए में जी कितना दिया है, 29 दिया है। अगला सवाल कहता है यदि आंकड़ों 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, एक्स तथा 2 का बहुलक 7 हो तो एक्स का मान बताइए। अब देखिए इसमें जो भी है, इसमें भी हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे इसको। आरोही क्रम में जब इसको लिखेंगे, और इसमें देखिए इसमें लिखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आरोही क्रम में लिखा है। तो देखिए 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये क्या लिखा है, आरोही क्रम में लिखा है, छोटी संख्या फिर उससे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अब देखिए इसमें कहता है x तथा 2 का बहुलक 7 हो। अब देखिए इसमें जो है 7 देखिए कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अब इसमें क्या है, दो संख्याओं का बहुलक जो है वो बराबर है, 5 भी 3 बार आया और 7 3 बार आया है। तो इसमें बताइए, इसमें हमको पता करना है कि x का मान क्या होगा। x का मान जो हमारा होगा वो कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि हमने 5 को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि सवाल में कहता है जो 2 का बहुलक जो है वो कितना है, 7 हो। इसमें बहुलक की संख्या बता दिया है कितनी हो, 7 हो। तो x का मान हमारा जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अगला सवाल हमारा कहता है आंकड़ों 3, 4, 6 तथा x का माध्य जो है वो कितना दिया है, 5 है। तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें जो हमको संख्याएं दी हैं, तो इनको क्या करेंगे, जो इसमें माध्य दिया है, इसका मतलब जो है माध्य दिया हो या समांतर माध्य दिया हो, उसका मतलब एक ही होता है। तो इसका जो समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग। यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब देखिए संख्याओं का योग और समांतर माध्य इसमें कितना दिया है, 5, तो बराबर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर कहता है संख्याओं का योग, तो संख्याएं जो हमारी दी हैं वो कितनी दी हैं, 3 4 6 तथा x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 3 + 4 + 6 + x। अब संख्याएं कितनी हैं, 4, तो इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए 10 होते हैं 13 हो जाएगा, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 बराबर ये क्या हो जाएगा, 13 + x हो जाएगा। 13 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 20 - 13 बराबर x। तो ये कितना बचेगा, x का मान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा ये होगा सी, ये हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें 7 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहता है दो क्या है, दो घात समीकरण 3x² + 4x - 5 = 0 का विविध कर है। तो देखिए अब इसमें हमको विविध कर याद करना है। तो विविध कर का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। जो विविध कर का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, d = b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक हमारा जो इसमें कहता है दो घात समीकरण, तो दो घात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब क्या करेंगे, इस समीकरण से इस समीकरण से तुलना करने पर यहाँ पर जो सूत्र में a b c है इसके मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x² के साथ में क्या है a, और यहाँ पर क्या है, x² के साथ में क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a का मान जो है वो कितना होगा, 3 होगा। फिर देख क्या है, b के साथ में क्या है, x, तो x के साथ में यहाँ पर क्या है, 4, तो इसका मतलब b का मान कितना होगा, 4 होगा। फिर क्या है c, तो यहाँ पर c का मान कितना है,
माइनस का 5। अब क्या करेंगे, ये सारे मान हम इसमें रख देंगे और रखने पर जो हमको आंसर प्राप्त होगा वो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा 76। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या होगा बी सत्य होगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल हमारा कहता है समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। ऑप्शन में इसमें कहता है कि परिमेय और बराबर, दूसरा ऑप्शन दिया है परिमेय और असमान, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय, चौथा है काल्पनिक। तो क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम इसी सूत्र से, ये जो हमारा सूत्र दिया है d = b² - 4ac, इसी से हम लगाएंगे। अगर यहाँ पर d का मान जो है जो होगा वो क्या होगा 0 से, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है बड़ा होता है, तो इसका मतलब d का मान छोटा होगा और 0 का मान 0 बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है 0 बड़ा होगा किससे, d से। अगर ऐसी कंडीशन आती है इसको सॉल्व करने पर तो वो क्या होगा हमारा काल्पनिक कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो क्या होगा सत्य होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है, यदि दो घात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हैं तो k का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो घात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है 4/3, ऑप्शन नंबर सी -4/3, डी क्या है 4/, डी ऑप्शन क्या है 3/4। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखें मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है अचर संख्या बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अचर संख्या बटे x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर अचर संख्या, यहाँ पर अचर संख्या नहीं दी, तो यहाँ पर अचर संख्या नहीं दी है तो अचर संख्या क्या मान लेंगे हम 0 मान लेंगे। तो क्या ऊपर क्या हो जाएगा 0। फिर कहता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या है x², इसका गुणांक क्या है 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3। जब किसी कोई भी संख्या नीचे हो और ऊपर 0 तो उसका मान जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या होगा ए हमारा सत्य होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग। अगला सवाल जो हमारा है वो क्या है, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। तो देखिए इसका जो मूलों का योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। अब इसमें अगले वाले सवाल में हमको क्या कहता है कि मूलों का योग, तो यहाँ पर हम देखें मूलों का योग, जो मूलों का योग होता है इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना दिया है, देखिए x है तो x का गुणांक जो है कितना है -3 और पहले से माइनस लगा हुआ है तो इसको हम कैसे लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 3 बटे, फिर कहता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या है 5 है तो इसके बटे में कितना लिखेंगे हम 5 लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/5। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है 3/5 जो है वो कहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य होगा। आज की वीडियो में इतना ही। 2 वीडियो में हमने जो है 50 सवाल पूरे किए हैं। इससे पहले जो हमने कल वीडियो डाला था उसमें 25 सवाल थे और 25 सवाल इस वीडियो में। तो जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं 50 क्वेश्चन में से हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।